सोचिए, एक वक्त था जब गल्फ कंट्रीज के समंदर के किनारे बसे एक छोटे से देश कुवैत में इंडियन रुपया चलता था। वही इंडियन रुपया जिसे आज हम अपने देश में भी कमजोर मानते हैं। वही रुपया कभी किसी और कंट्री की मेन करेंसी हुआ करता था, लेकिन आज वही कुवैत दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कुवैती दिनार का मालिक है। एक कुवैती दिनार आज ऑलमोस्ट 280 रुपये के बराबर है। जी हाँ, एक दिनार इज इक्वल टू 280 रुपये। पर ऐसा क्या हुआ? कौन सा चमत्कार हुआ कुवैत में कि इंडियन रुपी से चलने वाला ये देश अब पूरी दुनिया को पीछे छोड़ चुका है? क्या इसका राज सिर्फ ऑयल यानी तेल ही है? लेकिन तेल तो ईरान और वेनेजुएला के पास भी है, पर वो तो हमेशा इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसे रहते हैं। ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये कहानी है ताकत की, गुलामी से आज़ादी की और एक ऐसे देश की जिसने ब्रिटिश एम्पायर के अंडर जन्म लेकर एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की राह खुद चुनी। 1950 से पहले की बात है। भारत उस वक्त खुद ब्रिटिश रूल के अंडर था, लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं, गल्फ कंट्रीज के कई छोटे छोटे देश भी ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में थे, जैसे कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर। ब्रिटिश एम्पायर ने इन देशों में ट्रेड को सिंप्लीफाई करने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने इंडियन रुपीस को गल्फ रीजन की मेन करेंसी बना दिया। इसे कहा गया गल्फ रुपीस। ये वही रुपया था जो इंडिया में चलता था, बस नोट्स पर लिखा होता था, फॉर यूज आउटसाइड इंडिया। इसे सिर्फ गल्फ कंट्रीज में ही यूज किया जा सकता था। इससे गल्फ कंट्रीज का सारा ट्रेड इंडिया से डायरेक्ट हो गया और ब्रिटिश एम्पायर को बहुत फायदा हुआ। लेकिन यही शुरुआत थी एक ऐसी डिपेंडेंसी की जिसकी वजह से आगे चल के कुवैत को एक प्रॉब्लम आने वाली थी। 1960 के दशक में सब कुछ बदलने लगा। भारत को बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इन्फ्लेशन, करेंसी डिवैल्यूएशन और कमजोर होता फॉरेन रिजर्व्स। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया जो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। इंडियन रुपीस को डिवैल्यू कर दिया गया, जिसकी वजह से एक झटके में गल्फ रुपी की वैल्यू भी गिर गई। अब गल्फ कंट्रीज में वो करेंसी जो पहले स्टेबल मानी जाती थी और जिसपे वो भरोसा करते थे, वो अचानक कमजोर हो गई। कुवैत जैसे देशों को लगा जैसे उन्होंने किसी और की इकोनॉमी के भरोसे अपनी नाव बांध रखी थी, जो अब डूब रही थी। और तब कुवैत ने कहा कि बस अब बहुत हुआ, और उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया, अपनी खुद की करेंसी बनाने का। और फिर आया 1 अप्रैल 1961 का वो दिन, जब कुवैत ने इंडियन रुपया को छोड़ दिया और इंट्रोड्यूस किया कुवैती दिनार। सबसे पहले दिनार को पेग किया गया ब्रिटिश पाउंड से। एक दिनार को एक ब्रिटिश पाउंड के बराबर रखा गया, जिसकी वैल्यू इंडिया के 13 रुपया के बराबर थी। पर आगे चल के कुवैत ने दिनार को बास्केट ऑफ करेंसी से पेग कर दिया, जिसमें US डॉलर, यूरो, पाउंड ये सब करेंसीज आती हैं। लेकिन सिर्फ खुद की करेंसी लॉन्च कर देने से डेवलपमेंट नहीं हो जाती। असली खेल शुरू होता है अब। कुवैत का असली टर्न अराउंड तब शुरू हुआ था जब 1938 में कुवैत में एक चमत्कार हुआ। जमीन के नीचे से निकला तेल का एक ऐसा सागर जिसने पूरी दुनिया की नजर इस छोटे से रेगिस्तानी देश पर ला दी थी। एक ही रात में कुवैत की जमीन सोने से भी ज्यादा कीमती हो गई। ऑयल की डिमांड बढ़ती गई और साथ ही बढ़ती गई कुवैत की कमाई और दिनार की डिमांड। और यहीं से शुरू होती है कुवैती दिनार की असली उड़ान। जब कुवैती दिनार ऊंचाइयों की तरफ जा रहा था, वहीं इंडियन रुपया स्ट्रगल से गुजर रहा था। मल्टीपल डिवैल्यूएशन, इकोनॉमिक सैंक्शन, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और बढ़ती पॉपुलेशन ने इंडियन करेंसी की कमर तोड़ दी। जहां कुवैत ऑयल एक्सपोर्ट करके डॉलर कमा रहा था, वहीं भारत अपनी बेसिक जरूरतों के लिए फॉरेन रिजर्व से जूझ रहा था। और इसी वजह से इंडियन रुपया कभी भी गल्फ कंट्रीज की करेंसी का मुकाबला नहीं कर सका। ये ऐसा है जैसे दो दोस्त जो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक जो अपनी पढ़ाई पूरी करके दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का CEO बन गया, जबकि दूसरा अभी भी अपने सपनों को हासिल करने की जद्दोजहद में है। पर दिनार की वैल्यू इतनी ज्यादा होने के पीछे 4 मेन रीजन है। 1. लिमिटेड सप्लाई। कुवैत अपनी करेंसी को बहुत कंट्रोल्ड तरीके से प्रिंट करता है, जिससे सप्लाई लिमिटेड रहती है ताकि इन्फ्लेशन न हो। 2. स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स। कुवैत के पास बहुत से फॉरेन रिजर्व्स हैं, डॉलर, यूरो और गोल्ड में। साथ ही उन्होंने सॉवरेन वेल्थ फंड बनाया जो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी पैसे बचाकर रखता है। 3. लो इन्फ्लेशन। स्टेबल इकोनॉमी और बैलेंस्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज के चलते इन्फ्लेशन बहुत ही कम रहता है। 4. नो एक्सटर्नल डेट। कुवैत पर दूसरे देशों का कर्ज न के बराबर है। पर एक सवाल है, क्या कुवैती दिनार हमेशा दुनिया की सबसे महंगी करेंसी बनी रहेगी? इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जब 1991 में सद्दाम हुसैन के वक्त में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, तब दिनार की वैल्यू बहुत गिर गई थी, क्योंकि कुवैती दिनार को इराकी दिनार से रिप्लेस कर दिया था। पर कुछ ही वक्त बाद जब कुवैत आज़ाद हुआ, तो उसने सारे पुराने दिनार को खत्म कर दिया और फिर से नए दिनार छापे गए, जिससे उन्होंने कुवैती दिनार की वैल्यू को बर्बाद होने से बचा लिया था। इसलिए गारंटी के साथ ये कहना मुश्किल है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है
तो कुवैत उसकी वजह से बर्बाद हो जाएगा। पर कोई भी करेंसी परमानेंट नहीं होती, न उसका वजूद न उसकी ताकत। कुवैत पर दो सबसे बड़े खतरे हमेशा मंडराते रहते हैं। एक, ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशन। आज कुवैत की इकोनॉमी 90% ऑयल एक्सपोर्ट पर डिपेंड है, लेकिन अगर दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ी तो ऑयल की डिमांड गिर सकती है, और अगर ऑयल की डिमांड कम हुई तो कुवैत की इनकम भी कम हो जाएगी, जिससे करेंसी भी अनस्टेबल हो सकती है। 2, जियोपॉलिटिकल पोजीशन। मिडिल ईस्ट हमेशा से अमेरिका, यूरोप और एशियाई ताकतों के बीच घिरा रहा है, और अगर कभी गल्फ कंट्रीज ने डॉलर को पीछे छोड़ने की ज्यादा कोशिश की तो क्या अमेरिका कभी अलाउ करेगा कि कोई गल्फ करेंसी डॉलर को चैलेंज करे, या फिर होगा कोई नया करेंसी वॉर? यही वो डर है जो कुवैती सेंट्रल बैंक को हमेशा डिफेंसिव रखता है। अब बात करते हैं अपने देश की, इंडिया की। क्या इंडियन रुपया कभी फिर से उस दौर में जा सकता है जहां वो किसी और देश की करेंसी बन सके? टेक्निकली यस, बट प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और आने वाले वक्त में हम तीसरे नंबर पर आने वाले हैं, पर इंडियन रुपीस की वैल्यू हमेशा गिरते ही रहती है। दिनार तो खैर बहुत दूर की बात है, पर आज तो $1 भी 85 रुपए के बराबर है। पर क्या होगा अगर $1 1 रुपए के बराबर हो जाए तो? जानने के लिए स्क्रीन पर आए इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।